नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करो लेटेस्ट न्यूज के लिए, चैनल को लाइक करो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है, सब्सक्राइब करो जिससे मैं और भी सीरीज लाऊं। अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 राइट नाउ। अब हम पहले सीन में हंटर को देखते हैं जो वापस अपने एक कारवा में आ चुका है और आने के बाद हम देखते हैं वो टेबल पे किसी का सर रखता है जो कपड़े में बंद था और पूरा लाल हो चुका था खून से। और वहां पर हम देखते हैं फिर एक पास्ट बैक का सीन जहां पर हंटर उसी प्रोफेसर से मिलता है और प्रोफेसर से बोलता है कि मुझे 3 दिनों से उन ओरिजिनल वैम्पायर्स ने पकड़ के रखा और मेरे ऊपर एक तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और ये कहने के बाद बोलता है कि मेरी जान जा सकती थी। तभी प्रोफेसर बोलता है कि कौन से ओरिजिनल वैम्पायर ने तुम्हें पकड़ा था, मुझे उनके बारे में जानना है और क्या वो रियल में होते हैं। और ये कहने के बाद हंटर बोलता है हाँ, मुझे क्लाउस ने पकड़ के रखा था और मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था सिचुएशन से। और ये कहने के बाद प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ओरिजिनल क्लाउस ने तुम्हें पकड़ा था, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है बट कभी देखा नहीं, सुना है कि बहुत जानवर किस्म का इंसान है। और ये कहने के बाद हंटर बोलता है हाँ बिल्कुल वैसा ही है, वो एक वैम्पायर है, वो एक वेयरवुल्फ है, वो एक तरह से हाइब्रिड है और उसको मारना नामुमकिन है। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुमने मुझे मिस्टिक फॉल्स में भेजा ही क्यों था। और ये कहने के बाद प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हें इतने वैम्पायर्स मिलेंगे मारने के लिए मिस्टिक फॉल्स में, क्योंकि वो उनकी एक तरह से नेटिव प्लेस हो जाती है वैम्पायर्स के लिए। और ये कहने के बाद हंटर बोलता है कि अब ये डील मैं नहीं रखने वाला और मैं मिस्टिक फॉल्स वापस नहीं जाऊंगा। और ये कहने प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हें याद है हमारी डील, अगर तुम मिस्टिक फॉल्स में जितने वैम्पायर मारना चाहो मारोगे तो तुम्हारा मार्क पूरा ग्रो होगा और टैटू बढ़ेगा और फिर मैं तुम्हें सारे आंसर दूंगा इस टैटू के बारे में, और हमारी ये डील हुई थी। ये कहने के बाद हंटर एग्री करता है कि वो वापस चला जाएगा बट बोलता है कि वो इतनी इजी नहीं है और उसको थोड़ा खुद भी डर लगता है इस सिचुएशन से, बट पूरा मार्क करने के लिए वो जरूर वैम्पायर्स को मारेगा और वापस वो मिस्टिक फॉल्स चला जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उस सर को कपड़े से निकालकर उससे एक इंजेक्शन से उसके दांतों से उसका वेनम निकालता है जो वेयरवुल्फ वेनम है, वो वैम्पायर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अब वो वापस मिस्टिक फॉल्स में आ चुका है और अब वो सीधा जाता है मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर जहां पर उसे जेरमी से मिलना है। तभी हम देखते हैं जेरमी स्टोर रूम में अपना सामान वापस रख रहा था और वहां की उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जाने की तैयारी में था। वही हम देखते हैं एकदम डरा देता है ये हंटर उसे आके और कहता है कि तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा जो तुम वैम्पायर्स के बारे में जानते हो। और यहीं पर एपिसोड शुरू होता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टेफन के पास क्लाउस का फोन आया था और क्लाउस बताता है कि जो हंटर है वो वहां से भाग चुका है। और ये सुनने के बाद बोलता है कि उसके पास एक हाइब्रिड का हेड भी है, इसका मतलब वो वहां से उसका वेनम निकालेगा और शायद वैम्पायर्स को मारने के लिए मिस्टिक फॉल्स में वापस आएगा। और ये सुनने पर स्टेफन बोलता है शायद वो आ चुका है और वो शायद हमको मारना शुरू कर दे क्योंकि उसके पास वेनम है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है वही तो बड़ी बात है, मैं इटली में हूं उस टाइम पे और मैं वहां पर आ नहीं सकता हूं, अगर किसी को उसने काट लिया या फिर उस वेनम को किसी बॉडी के अंदर डाल दिया तो समझो तुम मर ही गए हो और ये उसके लास्ट मोमेंट होंगे क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूं और मैं अपना ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता हूं तुम्हें। और ये कहने के बाद बोलता है बट तुम्हें उसके साथ तुम्हें हंटर की भी चिंता करनी होगी, तुम्हें हंटर को मरने नहीं देना होगा, उसे जिंदा रखना है कि जब तक मैं आऊं तब तक उसका मार्क बढ़े, वैम्पायर्स को मारे बट तुम ना मरो और तुम सेफ रहो, और वरना तुमको बचाने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि डेमन उसको जरूर रोकने की कोशिश करेगा और अगर डेमन को कुछ हुआ उससे पहले मैं उसको सब कुछ बताना जरूरी समझूंगा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताना उसको क्योर के बारे में, अगर उसे पता चला तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अलीना वापस ह्यूमन बने क्योंकि वो अलीना को जिस रूप में वो है वैसा ही चाहता है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि मैं मेरे भाई पे तुमसे ज्यादा यकीन करता हूं और इसलिए मैं उसे ये बात बताऊंगा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि मैं किसी पे भी यकीन नहीं करता, अगर करता तो मेरी बहन डैगर के साथ कॉफिन में नहीं सोई होती। और ये कहने के बाद गुस्सा करता है और कहता है कि तुम किसी को भी ये बात नहीं बताओगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर ही मैट वापस चेयर को रखने लग रहा था और मैसेज करता है जेरमी को कि तुम आधा घंटा लेट हो और तुम्हें इस टाइम पे आ जाना चाहिए थे। वहीं पर हम देखते हैं कि वहां पर अप्रैल आ जाती है और अप्रैल आने के बाद मैट बोलता है हम 11 बजे ही खोलते हैं रेस्टोरेंट को और अभी खुला नहीं है। और तभी हम देखते हैं अप्रैल बोलती है मैं यहाँ पर खाना खाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ पूछने आई हूँ कि रेबेका कहाँ है, क्योंकि उसने कहा था वो मुझे हेल्प करेगी मेरे पेरेंट्स को ढूंढने में, उनकी डेथ कैसे हुई उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने में। और ये सुनने के बाद रेबेका को बोलता है मैट कि शायद वो नहीं पता उसका क्या है और वो कहीं भी आती जाती रहती है और कि उसकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद अप्रैल बोलती है कि तुम तो उसके साथ बॉयफ्रेंड थे ना उसके। और ये सुनने के बाद मैट बोलता है नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत पुरानी बात है। और तभी हम देखते हैं कि जेरमी की गर्दन पे चाकू लगा के रखा हुआ था हंटर और वो बाहर निकलता है और तभी हम देखते हैं जेरमी की तरफ चाकू करके उसको धक्का मारता है और कहता है कि तुम्हें उसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए कि उनकी मौत कैसे हुई थी। और ये देखने के बाद हम देखते हैं तीनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों को एक कुर्सी पर बैठा देता है, उनकी तरफ चाकू लेकर खड़ा हो जाता है और ये देखने के बाद जेरमी बोलता है तुम्हें जो भी करना है करो बट अप्रैल को यहाँ से जाने दो, उसका इससे कोई मतलब नहीं है।
और ये कहने के बाद हंटर बोलता है इसका लेना देना है, इसके बाप ने सबको मार डाला और खुद को भी उस कैबिन के अंदर, और इसका तो पूरा लेना देना है, इसकी तो फैमिली हिस्ट्री जुड़ी हुई है और तुम्हें भी बहुत कुछ याद रहता है जेरेमी अगर तुम ढंग से ये ब्रेसलेट पहनते जिससे कि तुम रिवेन की वजह से हिप्नोटाइज ना होते। और ये कहने के बाद बोलते हैं कि हम पहले मिल चुके हैं, और तभी ये कहने के बाद हंटर बोलता है हम पहले भी मिल चुके हैं, हम बात भी कर चुके हैं, बट बात यह है कि तुम भूल चुके हो क्योंकि तुमने ये ढंग से ब्रेसलेट नहीं पहना था। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और जेरेमी का फोन ले लेता है। तभी हम देखते हैं उसके बाद मैट बोलता है तुम्हें याद है ना कि हमारे दोस्त हैं और वो हमको बचाने जरूर आएंगे यहाँ पर। और ये कहने के बाद हंटर बोलता है हाँ मैं उन्हीं का तो वेट कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद उनके फोन से मैसेज करता है कि अगर वो शाम तक ना आए तो उनको मार डालेगा। और ये कहने के बाद बोलते हैं मैं किसको बुलाऊं, टाइलर को बुलाऊं, स्टेफन को बुलाऊं या डेमन को बुलाऊं, या फिर मैं उन दोनों भाइयों को बुला लेता हूं और जैसे ही वो आएंगे मैं उनको मार दूंगा और मेरा मार्क अपने आप बढ़ने लगेगा। और ये कहने के बाद मैसेज करके फोन को चाकू से तोड़ देता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं अलीना को जिसके रूम में बिना बताए घुसाया था डेमन, और ये देखने के बाद बहुत ज्यादा इरिटेटिव महसूस करती है। और तभी हम देखते हैं वो डेमन से बोलती है गुड मॉर्निंग, तुम्हें याद है कि तुम मेरे कमरे में बिना पूछे घुसा रहे हो। और ये कहने के बाद इग्नोर करते हुए बोलता है कि तुमने स्टेफन के बारे में पता किया कि वो कहाँ पर है। और ये कहने के बाद बोलती है कि स्टेफन यहाँ क्यों होगा, अपने घर पे नहीं होगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है नहीं वो अब पता नहीं सुबह ही कहीं निकल गया था। और ये कहने के बाद दोनों बात करने लगते हैं और वहीं पर डेमन बोलता है कि तुमने उसे बताया कल रात की पार्टी के बारे में। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है अच्छा मैं उसे बता दूं कि मैं खून के ऊपर हाई हो गई थी, पूरा खून पीने लग गई और तुम्हारे साथ क्रेजी डांस कर रही थी, ये सब मैं बता दूं स्टेफन को जिससे कि वो और ज्यादा गुस्सा हो जाए। और ये कहने के बाद बोलती है कि वो उस चीज से रिग्रेट करती है और फिर से वो कभी भी नहीं करेगी ऐसी चीज डेमन के साथ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसका फोन लेके डेमन मैसेज करने लगता है अपने भाई को, बट हम देखते हैं कि उसके भाई का फोन आउट ऑफ रीच आता है। और ये देखने के बाद बहुत ज्यादा इरिटेटिव फील करता है वो कि वो सबको इग्नोर करके कुछ तो छुप के कुछ तो कर रहा है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि मैसेज तीनों के पास जा चुका था, स्टेफन, डेमन और टाइलर। वही हम देखते हैं अब टाइलर के घर पे पहुंच चुके थे डेमन और अलीना और बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहे थे। और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन आ जाता है। वहीं पर डेमन बताता है कि उसका प्लान ऐसा है कि हम तीनों अलग अलग एंट्रेंस से जाएंगे, उसका दिल निकालेंगे और उसको मार डालेंगे। ये कहने के बाद एकदम स्टेफन आता है और वो एक तरह से हंटर को नहीं मारना चाहता क्योंकि वो क्लाउस के साथ है, बट वो इनको बताना भी नहीं चाहता है। तो कहता है कि हम प्लान करके चलेंगे और हम प्लान करके कुछ करने वाले हैं। और ये सुनने के बाद डेमन बोलता है कि तुम्हें कौन से प्लान की पड़ी है, वहां पर जेरेमी हो सकता है या फिर बाकी लोग भी हो सकते हैं, जाएंगे मारेंगे आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम सोच समझ के करेंगे। और लास्ट टाइम वुल्फ का वेनम भी यूज किया था और शायद उसके पास और भी हो सकता है। और ये कहने के बाद अलीना पूछती है तुम्हें कैसे पता कि उसके पास और हो सकता है। और तभी स्टेफन बोलता है और उसके पास पहले था तो अब भी हो सकता है ना। और ये कहने के बाद उसको एक तरह से बात को घुमाने लगता है और कहता है कि हमको पूरा प्लान करके चलना चाहिए और मैं सोच के बताऊंगा। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कैरोलाइन वहां आती है और बोलती है कि मैंने अपनी माँ से बात कर ली है, उस एरिया की सारी पुलिस कोई भी पास नहीं होगा जिससे कि कोई सबूत भी नहीं मिलने वाला। ये कहने के बाद डेमन बोलता है चलो उसको मार के आते हैं। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है चलो मैं भी कुछ हाइब्रिड्स को अपने साथ लेके आऊंगा और वो भी मारने में हेल्प करेंगे उसको। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और कहता है मैं सोच समझ के कुछ करूंगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है नहीं हम ये करने वाले हैं। और वहीं पर टाइलर बोलता है हम पक्का करेंगे, उसने मुझे 3-4 गोली मारी है, मुझे उससे बदला भी लेना है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर डेमन पूछता है कैरोलाइन से कि हमारी बानी कहां पर है, वो दिखाई नहीं दे रही आज। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि वो मैजिक नहीं कर सकती है तो हम इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि उसको बता दो कि जेरेमी अंदर है, वो अपने आप रिटायरमेंट से फिर एक्टिव हो जाएगी और वो अपना रिटायरमेंट प्लान ही कैंसिल कर देगी मैजिक छोड़ने से। और वहीं पर हम देखते हैं आप बानी को प्रोफेसर के साथ देखते हैं और प्रोफेसर उसके लिए टी बनाता है। और वहीं हम देखते हैं कि प्रोफेसर की लिखी हुई बुक पढ़ के बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है प्रोफेसर से बानी, और वो उससे बोलती है कि आपने तो बहुत कुछ रिसर्च कर रखा है विचेस के ऊपर। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर उसके लिए टी ला के देता है और कहता है कि इसमें जो हर्ब्स डली हैं वो मैं ऑस्ट्रेलिया से लाया था और एक तरह से बहुत अच्छी होती है स्मोक करने में भी। और वो दोनों बातचीत करने लगते हैं। तभी प्रोफेसर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ वापस जादू शुरू करने में क्योंकि मैं हिप्नोसिस में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। और ये सुनने के बाद बानी बोलती है नहीं मैं बिल्कुल भी हिप्नोसिस में बिलीव नहीं करती हूँ। उसी मोमेंट पे प्रोफेसर बोलता है तुम जादू करती हो बट हिप्नोसिस में बिलीव नहीं करती हो। और उसको कहने के बाद बोलता है कि जो ओल्ड विचेस की आत्माएं हैं उनने तुम्हें बिलीव कर दिया है कि तुम विच मैजिक नहीं कर सकती हो और एक तरह से तुम्हारी ग्रैम्स को थ्रेट करने की वजह से तुम्हें गिल्टी फील करवाया है। अगर तुम उस थ्रेट को और एक तरह से डर को अपने मन से निकाल दो तो तुम फिर से मैजिक कर सकती हो। बट बानी इसके लिए एग्री नहीं करती और ये हम देखते हैं ये कहने के बाद बानी बोलती है ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वहीं पर प्रोफेसर बोलता है एक बार ट्राई तो करके देखना पड़ेगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं स्टेफन बात कर रहा था क्लाउस से और क्लाउस को कहता है कि अब वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि उसने जेरेमी को एक तरह से थ्रेट करने की कोशिश की है और ये सारे मिलकर उसको मारने का पूरा ट्राई करेंगे और अब कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर। और कहता है कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला। ये सुनने के बाद क्लाउस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि बात करते हुए जा रहा था रोड से स्टेफन और ये सब देख रही थी अलीना ऊपर खड़े होके। और अलीना देखने के बाद पूछती है डेमन से कि ये किससे बात कर रहा है। और तभी डेमन बोलता है शायद बानी से बात कर रहा हो।
तभी हम देखते हैं कि ये अभी अलारिक के फ्लैट के अंदर थे। जो हमारा अलारिक भाई था उसको बहुत ज्यादा प्यार था मिस्टिक फॉल्स से। उसने हर अंडरग्राउंड मैप के भी मैप रख रखे हैं अपने पास, और यहाँ पर वो रख के वहां पर मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर जाने का छुपे हुए रास्तों को देखने लगता है। और वहां पर उसके साथ अलीना थी और वो फोटो खींच के अपने पास रख लेता है। वहीं पर अलीना बोलती है कि वो भी साथ जाएगी, और ये कहने के बाद डेमन बोलता है नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हो। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि उनके पास फोन आता है स्टेफन का, और स्टेफन से पूछते हैं कि तुम्हें किन किन लोगों की आवाजें आ रही हैं। और ये कहने के बाद बोलते हैं कि अंदर मैट है, अप्रैल है और जेरेमी है। और ये सुनने के बाद डेमन बोलता है स्टूपिड इडियट्स, ऑलवेज बी अ डेंजर मैग्नेट, मतलब एक तरह से जहां खतरा होगा वहां जाकर चिपक जाएंगे। और ये कहने के बाद बोलता है कि ये बेवकूफ है एक नंबर के। तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है कि वो अब जाएगी इन टनल्स के अंदर से और वो मार गिराएगी उस हंटर को। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली हो। हंटर को अब तक पता नहीं चला है कि तुम एक वैम्पायर हो, और उसको नहीं पता चले तो ज्यादा बेटर है। और ये कहने के बाद बोलता है तुम कहीं नहीं जा रही हो, हम जाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि अलीना वहां से जाने लगती है, और तभी स्टेक दिखाता है और बोलता है अगर तुम नहीं रुकी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना उसको पकड़ के बेड पे गिरा देती है और उसके सीधा दिल पे रख देती है उस स्टेक को, और कहती है कि सर पे नहीं दिल पे मारना चाहिए स्टेक, तुम्हें पूरी तरह से पता भी नहीं है। मुझे अलारिक ने और स्टेफन ने मिलकर पूरी तरह से सिखाया कि कैसे एक वैम्पायर और या फिर वैम्पायर हंटर को मारा जा सके। और तभी हम देखते हैं डेमन मान जाता है कि वो उसके साथ जा सकती है। और वहीं पर हम देखते हैं अभी मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर वो एक तरह का बॉम्ब प्रिपेयर कर रहा था हंटर। और ये देखने के बाद अप्रैल बोलती है शायद ये मानसिक तौर से पागल है और इसने हमको पकड़ के रख लिया है। तभी हम देखते हैं जेरेमी उसके पास चुपचाप जाता है और पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने कहा था कि हमारी कल बात हुई थी और मेरी मेमोरी रेस हो गई थी, तो क्या बात हुई थी। ये कहने के बाद हंटर बोलता है वो मैं तुम्हें अभी नहीं बाद में बताऊंगा। और तभी बोलता है कि देखो मैंने कैसा अच्छा बॉम्ब प्रिपेयर किया है, इसके अंदर मैंने वुल्फ का वेनम डाला है, जिससे कि अगर कोई वैम्पायर कांटेक्ट में आ जाए और ये फट जाए तो उसकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। और ये देखने के बाद जेरेमी बोलता है कि तुम ये सब कर ही क्यों रहे हो और इसका फायदा क्या है। और ये कहने के बाद बोलता है मेरा काम ही है वैम्पायर्स को मारना, और जितना मैं वैम्पायर्स को मारूंगा मेरा उतना ज्यादा जो टैटू है वो ग्रो करेगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बन चुका हूं और मैं वैम्पायर हंटर क्यों हूं। और ये पता करने के बाद ही उसको एक तरह से शांति मिलेगी इस बात के लिए। और वो तभी देखता है कि उसको कहीं से आवाजें आने लगती हैं, और वो मैट और अप्रैल को बोलता है कि तुम पीछे की तरफ चले जाओ, शायद कोई आने वाला है अंदर। और यहाँ कहने के बाद उन्हें धमकाता है और अंदर कमरे की तरफ भेज देता है। अब हम देखते हैं अलीना दूर से ही नजर रखने लग रही थी मिस्टिक ग्रिल्स वाले रेस्टोरेंट पे, और उसे आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखने के बाद सोचने लगती है और फिर डेमन को बोलती है कि हमने इसीलिए जेरेमी को दूर तो भेजा था ना कि वो बचा रहे, और अब फिर वो सिचुएशन में आ चुका है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ऐसा करते हैं इस बार कहीं उसको बहामा के आइलैंड्स पे भेज देते हैं, शायद आइलैंड की कोई जंगली लड़की मिल जाए, उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा और उसको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाउन में। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन वहां पर आ जाता है। स्टेफन को देखकर डेमन बोलता है कि तुम आ गए, मैंने जितना भी हो सका मैंने सब कुछ जोड़ लिया है, यहाँ पे विवेन और जितने भी स्टेक मिले थे सब ले लिए हैं, और पता नहीं और कितने मिलने चाहिए क्योंकि हम अब जा रहे हैं। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम्हें जाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं और क्लाउस के कुछ हाइब्रिड मिलकर संभाल लेंगे। और ये सुनने के बाद डेमन बोलता है कि तुम कब से उनको अपने प्लान का हिस्सा बनाने लग गए, क्लाउस और उनके हाइब्रिड को, और यहाँ पर कुछ तो चल रहा है जो तुम हमें नहीं बता रहे हो। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन उसे इग्नोर करते हुए एक विवेन का इंजेक्शन अपने हाथ में ले लेता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब डेमन को डाउट हो चुका था और बार बार पूछने लगता है तुम कुछ खिचड़ी पका रहे हो अपने दिमाग में, तुम्हें बतानी पड़ेगी स्टेफन, और ये बात तो बतानी पड़ेगी तुम कुछ छुपा रहे हो जो क्लाउस के साथ मिलकर तुम कर रहे हो, और क्या तुम्हें हिप्नोटाइज किया है क्लाउस ने, क्या कंपेल किया है तुम्हें। और ये कहने के बाद उसे बार बार पूछने लगता है, और जब स्टेफन कुछ नहीं बताता तभी हम देखते हैं बोलता है अच्छा तो मैं हंटर को अपने आप खुद मार के आता हूँ, और वो वहां से जाने लगता है। हम उसको जाता देख के स्टेफन क्या करता है कि उसको सीधा विवेन का इंजेक्शन लगाता है और वहीं पर गिरा देता है। और ये देख के हम देखते हैं कि एकदम शॉक हो चुकी थी अलीना, और लगता है कि स्टेफन के पास कुछ और चीज का प्लान है पहले से। तभी हम देखते हैं अलीना उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हारा प्लान क्या है। तभी हम देखते हैं बोलता है कि मैं अब मेरे भाई को वहां पर नहीं जाने दूंगा, और वो जेरेमी को बचाए ना बचाए उसको मारने के चक्कर में सबको मरवा देगा। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं खुद जाऊंगा और मेरे पास अच्छा प्लान है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना बोलती है मैं भी चलूंगी साथ में और मैं मिलकर मारना चाहूंगी उसको। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम बिल्कुल भी नहीं मारना चाहोगी, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंदर गिल्ट आ जाएगा जिसकी वजह से तुम टेंस्ड हो जाओगी। ये कहने के बाद बोलती है मुझे पता है गिल्ट वाली चीज का, बट मैं जेरेमी को कुछ हो गया तो मेरे अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं बचेगी। तभी हम देखते हैं कि वो उसको यकीन दिलाता है और कहता है अलीना तुम मेरे पे भरोसा रखो, मैं पक्का कहता हूँ कि मैं उसे बचा लाऊंगा। और वो कहने के बाद वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टाइलर को जो अपने दूसरे हाइब्रिड को समझा रहा था कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है और तुमके क्लाउस की बात मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुमको ऐसा प्लान दिया गया कि तुम बिना मारे हंटर को अपने साथ ले आओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये कहने के बाद बोलता है तो इम्पॉसिबल प्लान है। वहीं पर दूर खड़ी हेली बोलती है टाइलर तुम इसे प्लीज समझाओ। तभी हम देखते हैं वहां पर कैरोलाइन आती है और हेली को एकदम देखने के बाद कंफ्यूज हो जाती है कि ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है। तभी हम देखते हैं बोलती है मैं हेली हूँ, और तभी वो बोलती है हाँ मैं कैरोलाइन हूँ, बट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये कहने के बाद हेली बोलते है अच्छा तुम कैरोलाइन हो,
टाइलर की गर्लफ्रेंड, मुझे बताया उसने बहुत बार। बट तभी कैरोलाइन बोलती है तुम्हारे बारे में उसने कुछ नहीं बताया मेरे बारे में। और ये कहने के बाद हेली बोलती है हाँ मैं सिर्फ 2-3 दिन से यहाँ रह रही हूँ। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन एकदम गुस्सा हो जाती है कि 2-3 दिन से लड़की यहाँ पर रह रही है और उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तभी हम देखते हैं कि टाइलर उसे समझाने की कोशिश करता है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि टाइलर बोलता है एक टाइम पे मैं भी उससे साइड था, बट अब मैं एक तरह से फ्री विल का हाइब्रिड बन चुका हूँ और मैं अपनी मर्जी की करता हूँ। और ये कहने के बाद वो हाइब्रिड बोलता है लाओ मैं फोन मिला के देता हूँ, तुम एक बार क्लाउस से कह के तो दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि ये कहने के बाद टाइलर फोन मिलाता है और सीधा क्लाउस से बोलता है कि मैं फ्री विल का हूँ और मैं तुमसे साइड नहीं हूँ। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और तुम बिल्कुल फ्री विल के हो। और तुम्हें पता है कि तुमने माउंटेन्स में जाके अपने आप को इतनी बार टर्न किया और तुम्हें हेल्प की एक लड़की ने जिसका नाम हेली थी और वो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा करीब आ गई थी। और ये सारी बातें कैरोलाइन दूर खड़ी सुन रही थी और ये सुनने के बाद टाइलर एकदम चुप हो जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस बोलता है कि हेली और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा था और शायद ये कैरोलाइन को नहीं पता है। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन की एकदम आंखें खुल जाती है और बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन होता है उसका। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि क्लाउस को तलवार मिल चुकी थी और वो वापस इटली से अमेरिका आने के लिए तैयार था। तभी हम देखते हैं ये सारी बात सुनने के बाद टाइलर फोन काटता है और हाइब्रिड से कहता है जो तुम्हें करना है करो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि कैरोलाइन का एक तरह से दिल ही टूट चुका था। अब हम देखते हैं कि मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर फोन आता है और जेरेमी फोन उठाने चलता है। तभी हम देखते हैं हंटर उसका हाथ पकड़ के दूर करता है और खुद फोन उठाता है। फोन पे स्टेफन था। स्टेफन बोलता है हाइब्रिड से मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। और तभी हंटर बोलता है हाँ मुझे तुम चाहिए और तुम्हारे जैसे जितने भी उन सबको मारना है मुझे। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ जिससे कि तुम्हारा मार्क ग्रो हो सके। और ये कहने के बाद बोलता है तुम्हें कैसे पता कि वो मार्क को टैटू ग्रो होने वाली बात। और बोलता है स्टेफन कि मुझे सब कुछ पता है, 5 ब्रदरहुड के बारे में पता है और वैम्पायर हंटर्स के बारे में पता है। और तुम मुझसे अगर 1-on-1 चैट करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा और सारी बातें बता दूंगा। और ये सुनने के बाद हंटर बोलता है कि नहीं मैं तुम पे बिलीव नहीं करता हूँ। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम्हें क्यों लगता है कि क्लाउस ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया, उसका कोई रीजन है, वो तुम्हें चाहता है किसी काम के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हंटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फोन को पटक के मार के तोड़ देता है। अब हम देखते हैं स्टेफन उसी पुरानी गुफाओं के अंदर से सीक्रेट रास्ते से अंदर की तरफ जा रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं कि मैट को और अप्रैल बहुत बुरी डरी हुई थी और कहती थी मैंने बचपन में इन स्टोरीज के बारे में सुना था और मुझे नहीं पता था ये रियल होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैट बोलता है ये रियल नहीं होते, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं अप्रैल बोलती है वो रियल है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अभी मैट कहीं जाने की तैयारी कर रहा है और वहां से एक साइड का चेंबर खोलता है और कहता है यहाँ से पुरानी वाइन शॉप के अंदर जाने का रास्ता था और उसको बहुत पहले से बात पता थी। और ये देखने के बाद वो खोलता है, उसे तो पता चलता है वहां पर किसी ने दीवार बना दी है। और ये देखने के बाद बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है और यहीं पर अप्रैल बोलती है कि शायद आज हम मरने वाले हैं। उसी मोमेंट पे मैट बोलता है नहीं आज हम नहीं मरने वाले और आज हम बच के रहेंगे। और तभी उसको तोड़ना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि स्टेफन उसी गुफाओं के नीचे से जा रहा था और उसे वो तोड़ने की आवाज सुनाई देती है और वो उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस का हाइब्रिड क्लाउस से बातें करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि स्टेफन दूसरे रास्ते से आ रहा है और मैं यहाँ से जाके हंटा को पकड़ लूंगा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि तुम होस्टेजेस की चिंता मत करो, उन तीनों को स्टेफन बचा के चुपचाप नीचे से निकाल लेगा, तुम्हें सिर्फ सही सलामत जिंदा उस हंटर को हमारे पास लेके आना है। पर तुम्हें हमेशा होशियार रहना है कि जो हंटर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं बूबी ट्रैप्स लगाने में और ट्रैप्स लगा के तुम्हें मारने में, तो तुम थोड़ा सावधान रहना। तभी हम देखते हैं उसी हंटर को जो अभी बैठा था मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर और एक तरह से वो बॉम्ब सा बना रहा था लिक्विड टाइप जिसके अंदर वुल्फ का वेनम था जिससे कि किसी भी वैम्पायर या फिर हाइब्रिड को मारा जा सके। तभी जेरेमी बोलते हैं तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी बोलता है जेरेमी से कि अगर तुम हिले और इस बॉम्ब के पास है तो तुम्हारी 27 हड्डियां हाथ में होंगी, इतना खतरनाक है, तुम अब पोटेंशियल रखते हो एक वैम्पायर हंटर बनने का। और ये कहने को जेरेमी बोलता है कि वो सारे बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। और ये कहने के बाद हंटर बोलता है हाँ मुझे भी पता है, मेरा भी एक दोस्त थी और वो भी एक तरह से वैम्पायर थी और वो भी बोलती थी कि वो कंट्रोल में रहेगी, बट हर बार वो कंट्रोल में नहीं रहते। मैं उसको मारना नहीं चाहता था बट मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बॉम्ब रेडी करता है। उसी मोमेंट बोलता है कि वो शायद आने वाले हैं और उनकी आहट समझ के हम देखते हैं कि वो म्यूजिक ऑन कर देता है और वहां पर वो छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो हाइब्रिड गेट से आता है और एक स्ट्रिंग को पार करते हुए लगता है स्ट्रिंग एक बूबी ट्रैप है और तभी वो एक मैट के ऊपर पैर रखता है। तभी हम देखते हैं जैसे मैट पे पैर रखता है और पैर हटाता है तभी हम देखते हैं वहां पे साइड में रखा हुआ बॉम्ब फट जाता है जिससे पूरा बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो हाइब्रिड जमीन पे गिर चुका था और उसके पूरी बॉडी के अंदर एक तरह से शीशे चुप चुके थे, उसके हाथ पे पैर पे उसकी पूरी बॉडी पे। वहीं पर हम देखते हैं ये सब देखने के बाद मैट और अप्रैल भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं चुपचाप पीछे से उसके स्टेफन आता है और अप्रैल का मुंह बंद कर रखता है जिसे वो चिल्लाए ना और उनको वहां से ले जाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि हंटर उस हाइब्रिड के सामने जाता है और उसकी तरफ गन तानता है। ये देखकर हम देखते हैं कि हाइब्रिड एकदम डर के अपने हाथ ऊपर करता है और तभी हंटर उस पर गोली चलाता है और उसके दिल के आर पार दिल वाली पूरी जगह पे एक तरह से गन मारता है और पूरी जो जगह है वो एकदम
खोखली हो जाती है और वहां पर वो मर जाता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं मैट और वो सब बहुत बुरे डर जाते हैं। स्टेफन क्या करता है, उन दोनों को अपना फोन दे देता है और कहता है कि तुम इस फोन के सारे नक्शे को फॉलो करते हुए यहाँ से चले जाओ। और वहां पर वो देखता है कि वो अंदर जाने की कोशिश करता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब हंटर का मार्क बढ़ने लगा था और पूरी तरह से ग्रो हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि वो चारों तरफ देखने लगता है कि कोई और वैम्पायर तो नहीं है। तभी हम देखते हैं स्टेफन चुपचाप जाने लगता है और तभी हम देखते हैं वो जेरेमी को धक्का मारता है उस मैट के ऊपर, जिससे कि बॉम्ब एक्टिवेट हो जाए। और वहीं पर वो देखते हैं कि स्टेफन पे गोलियां चलाने लगता है और ये सब देखते स्टेफन उस गोलियों से बचते हुए आगे बढ़ता है और एकदम छुप जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जेरेमी उस मैट पे खड़ा था और बहुत बुरी तरह से डर चुका था कि वो बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है। और वो कहता है स्टेफन, और ये कहने के बाद हम देखते हैं बहुत बुरा डर जाता है जेरेमी। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलीना फोन करती है स्टेफन को और कहती है प्लीज तुम मुझे रिप्लाई करो, मैंने अभी बॉम्ब की आवाज सुनी है मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर, तुम मुझे बताओ। अब हम देखते हैं कि डेमन उठने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं स्टेफन को जान से मार दूंगा ये करने के लिए। और तभी हम देखते हैं अलीना उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है और पता चलता है कि उसकी स्किन जलने लगती है और वो कहती है कि उसने तुम्हारी रिंग क्यों ले ली। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है अब तुम नहीं समझे कि उसका पूरा प्लान क्या है, हाइब्रिड के साथ काम करना, क्लाउस के साथ काम करना, और वो शायद किसी प्लान में काम कर रहा है और वो हमें नहीं इंक्लूड कर रहा और नहीं बता रहा है। और ये कहने के बाद बोलता है उसने मेरी रिंग भी ले ली है और मैं अब यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना बोलती है कि वो जाएगी और वो बचा के लाएगी अपने भाई को। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता हंटर कितना ज्यादा खतरनाक है। और ये कहने के बाद अलीना गुस्से में बोलती है कि उसको हंटर को नहीं पता कि अलीना कितनी खतरनाक है। और अलीना ये बोलने के बाद वहां से जाने लगती है और तभी डेमन बोलता है तुम जाओ जरूर जाना, बट याद रखना उसको नहीं पता है कि तुम अभी भी एक वैम्पायर हो और तुम उसके जितने पास जा सको उसके पास जाना और उसका दिल निकाल लेना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना वहां से निकल जाती है। अब हम देखते हैं स्टेफन को जो डील करने की कोशिश कर रहा था उस हंटर के साथ और बोलता है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं और जितना तुम्हारा मार्क बना है वो सारा वेस्ट हो जाएगा, अगर तुम मर जाओगे तो तुम मेरे से बात कर सकते हो। वहीं पर हम देखते हैं हंटर बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था और बोलता है कि अब मैं जेरेमी को मार दूंगा। अलीना बाहर ये सब सुन रही थी और सुनने के बाद एकदम अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि हंटर उसकी तरफ गोली तान देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये कहने के बाद बोलती है प्लीज जेरेमी को मत मारो, मेरा एक ही भाई है और मेरी पूरी दुनिया वही है इस टाइम पे। तभी हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद हंटर बोलता है कि देखो ये लड़की क्या कर रही है स्टेफन, तुम बाहर निकल आओ और तुम मर जाओ तो बेटर रहेगा। तभी हम देखते हैं स्टेफन अलीना को बचाने के लिए चुपचाप खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो हंटर उसे मारने की कोशिश करता है स्टेफन को। और ये देखते हुए हम देखते हैं अलीना उस पर अटैक करती है और उसकी एकदम गर्दन दबा देती है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन जेरेमी को लेकर दूर भागता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं बॉम्ब ब्लास्ट का बहाना देख के हंटर एकदम उल्ट पटक कर अलीना को नीचे दबा देता है और उसके बाल खींचते हुए उस पर स्टेक मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन उसे बचाता है, स्टेफन उसकी गर्दन पकड़ता है हंटर की और एकदम वहां पर हम देखते हैं अलीना जमीन पे पड़ी थी और जब वो उठती है तो ना उसे हंटर दिखाई देता है ना स्टेफन, और एकदम देख के कंफ्यूज हो जाती है कि दोनों कहां पर चले गए हैं। अब हम देखते हैं कि जेरेमी को गोली लग चुकी थी इस पूरी प्रोसेस में और वो जमीन पे बैठा हुआ था। ये देखने के बाद उसकी बहन अलीना उसके पास आती है और बोलती है गोली कैसे लगी। तभी जेरेमी बताता है कि उस हंटर की वजह से लगी है मुझे। तभी हम देखते हैं अलीना अपना ब्लड पिला के अपने भाई को हील करने लगती है, बट उसका ब्लड देखने के बाद वो अपना कंट्रोल खोने लगती है तो दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है। और ये देख के जेरेमी बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मेरी बहन हो और तुम मुझे किसी भी तरह का हर्ट नहीं करोगी। तभी हम देखते हैं कि अलीना कंफ्यूज और टेंस्ड होती है और कहती है कि वो सब तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़े हैं और तुम्हें मारना ही क्यों चाहते हैं, फिर तुमने किडनैप क्यों किया। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है वो हंटर सोचता है कि मैं उसके जैसा हूं और क्योंकि मुझे उसका टैटू दिखता है जो दूसरों को नहीं दिखता है। और ये देखने के बाद अलीना बोलती है क्या कह रहे हो तुम, फिर से बताना। जेरेमी बोलता है कि वो हंटर्स मार्क है, वो सिर्फ दूसरे हंटर को दिख सकता है या फिर जिसमें पोटेंशियल हो हंटर बनने का। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम्हें डेमन या स्टेफन में से किसी ने नहीं बताया। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है नहीं मुझे किसी ने नहीं बताया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है अलीना और बोलती है ये बात किस किस को पता है। वो तभी बोलता है हाँ बहुत सारे लोगों को पता है। और ये देखने के बाद बोलता है जेरेमी कि मुझे हंटर बता रहा था कि कल हम पूरे दिन साथ में थे और हमने बहुत सारा टाइम बिताया है, बट उसे कुछ भी याद नहीं है, शायद किसी ने उसे कंपेल कर दिया है। और ये कहने के बाद अलीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है मुझे पता है ये किसने किया है, और एकदम खड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से और रेज में होती है। अब हम देखते हैं स्टेफन उसी पुरानी गुफाओं के अंदर से लेके जाने लग रहा था उस वैम्पायर हंटर को और वहीं पर मिलता है उसे डेमन। और डेमन उसे रोक के कहता है कि तुम्हारे और क्लाउस के बीच में क्या चल रहा है उसे नहीं पता, बट वो इस वैम्पायर हंटर को मार के छोड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि डेमन को समझाने की कोशिश करता है स्टेफन और कहता है कि तुम इसे नहीं मारोगे, ये हमारी कुछ डील है और बेटर रहेगा तुम यहाँ से
दूर चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि डेमन बिल्कुल भी नहीं मानता और ये कहने के बाद वो हंटर को बोलता है कि तुम सीधे चले जाओ और भाग जाओ यहाँ से और मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। और ये कहने के बाद अपने भाई से भिड़ने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन का रेज कुछ ज्यादा था, वो उसके दिल के अंदर तक पहुंच जाता है, उसकी छाती फाड़कर। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन से पूछने लगता है कि तुम सच बताओ डील क्या है और किस बारे में तुम डील कर रहे हो क्लाउस से। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन नहीं बताता, बट ज्यादा दर्द होने पे वो बताता है कि ये एक तरह का क्योर ढूंढ रहे हैं और उसकी कीस हंटर के साथ है जो उसका टैटू है उससे, कि अगर हमें वो मिल जाएगा तो हमें क्योर मिल जाएगा अलीना के लिए, और ये सब मैं सिर्फ अलीना के लिए कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं वो एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि कौन सा क्योर, वैम्पिरिज्म का। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ उस चीज का। और ये देखकर हम देखते हैं कि डेमन एकदम शांत हो जाता है और वो शायद इस प्लान पे एग्री करता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो हंटर भागते हुए जा रहा था और जाते जाते उसे अलीना दिखती है सामने और अलीना उसे काट के अटैक करती है उसके ऊपर, उसे जमीन पे बैठा देती है। ये देखने के बाद वो वैम्पायर हंटर बोलता है देखो तुमने क्या कर दिया अपना हाल, तुम एक वैम्पायर बन चुकी हो। इसी मोमेंट पे वो बोलती है तुमने मेरे भाई को छूने की कोशिश कैसे की, अगर तुम फिर करोगे तो मैं फिर तुम्हारे साथ यही करूंगी। यहीं पर हम देखते हैं कि वो एक तरह का स्टेक निकालता है हंटर और कहते हुए बोलता है कि तुम एक एनिमल बन चुकी हो और तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई तुम्हें प्यार करता होगा। और ये कहने के बाद उसे स्टेक मार देता है। बट तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है कि तुम चूक गए और तभी उसकी गर्दन तोड़ के जमीन पे उसको गिरा देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीना का रेज बहुत ही ज्यादा से ज्यादा था। अब हम देखते हैं बानी को जो अभी उसी प्रोफेसर के साथ थी और एक तरह से मेडिटेट कर रही थी और एक तरह से हिप्नोटिज्म के अंदर थी। उसी मोमेंट पे देखते हैं उसकी आंखें खुलती है और देखती है अब तक शाम हो चुकी है और उसे पता भी नहीं लगा। और ये कहने के बाद प्रोफेसर से बोलती मुझे लगा ये जस्ट 5 मिनट का होगा। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ तुम्हें लगा था बट अब शाम हो चुकी है और हम 6-7 घंटे से मेडिटेट कर रहे हैं और तुम्हें मैंने हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है। और ये देखने के बाद बोलती इतना ज्यादा टाइम कैसे हो गया। और ये कहने के बाद बोलता है कि अब तुम एक बार ट्राई करो अपने मैजिक को इस कैंडल के ऊपर और शायद तुम्हें अच्छा फील हो। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं मैं मैजिक वापस नहीं कर सकती और मेरे पास इतनी पावर नहीं है। उसी मोमेंट पे प्रोफेसर बोलता है कि बानी बेनेट तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम सिर्फ विचेस से डरती हो कि वो तुम्हारी ग्रैम्स को थोड़ा तंग करेंगी या फिर उन्हें कुछ हार्म कर सकती हैं, बट अगर तुम वो डर अपने मन से निकाल दो तो शायद तुम कर सकती हो। ये देखने के बाद उसे आंख बंद करके मेडिटेट करने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम्हें अपने अंदर से पॉजिटिविटी लानी है और फिर ये करना है। तभी हम देखते हैं बानी अपनी आंखें बंद करती है और कहती है मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और वो आंख खोलती है और आंख खोलने के बाद हम देखते हैं कि वो अपना मैजिक ट्राई करती है बट वो कैंडल नहीं जलती। और ये देख के बोलती है शायद मुझे नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहिए। और ये कहने के बाद प्रोफेसर बोलता है कमरे के चारों तरफ देखो। तभी हम देखते हैं कमरे में जितनी भी कैंडल्स रखी हुई थी वो सब जलने लग जाती हैं। और ये देख के हम देखते हैं बानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अब से फिर से मैजिक शुरू कर सकती है। अब हम देखते हैं अलीना को जो उस लाश को दबाने के लिए गड्ढा खोद रही थी और रोने लग रही थी। तभी हम देखते हैं उसे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रही है जो उसने किया है। तभी हम देखते हैं स्टेफन और डेमन वहां पर आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ और जो हुआ है उसको भूल जाओ। ये कहने के बाद बोलती है कैसे भूल जाओ, मैंने किसी को मार दिया है और तुमने तो एक सीक्रेट डील की थी क्लाउस से और तुमने जेरेमी की चिंता नहीं की। मैंने सुना था कि तुम क्लाउस के लिए कोई डील कर रहे थे और तुमने जेरेमी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और रोने लग जाती है और कहती है कि उसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा और उसे मारना पड़ा। और ये कहने के बाद रोने लगती है और कहती है कि मैंने आज किसी की जान ले ली है। और ये कहने के बाद बहुत बुरी तरह से रोने लग जाते हैं और ये दोनों भाई देख के बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं। अब हम देखते हैं कि वहीं पर हेली और टाइलर गले लग रहे थे और हेली बोलती है आज वो शायद अपने हाइब्रिड दोस्त को बचा लेते बट अगर वो उसकी कंपल्शन के अंदर नहीं होता। और ये सीन करते हुए एक दूसरे गले लगते हैं। और ये सीन पे हम देखते हैं कि कैरोलाइन वहां जाती है और बोलती है कि मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है शायद तुम गलत समझ रही हो हमको। और ये कहने के बाद बोलती है मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, शायद तुम गलत समझ रहे हो और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है टाइलर। और ये कहने के बाद हेली इस माहौल को समझते हुए बोलती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ तुम तो अब जाओगी, सारे काम तो बिगाड़ चुकी हो, और वहां से चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं टाइलर बोलता है तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। और तभी कैरोलाइन बोलती है तुमने मुझसे बात क्यों छुपा के रखी कि हेली तुम्हारे साथ थी और तुम जितने दिन माउंटेन में थे तुम दोनों एक साथ थे और तुमने एक तरह से झूठ बोला। जब तुम मरे थे मैं दिन रात रोई थी पागल की तरह। और ये कहने के बाद टाइलर बोलते है तुम सुनो तो, इसने मुझे हेल्प की और इसने मेरी जान बचाई है, मुझे सायर बॉन्ड से तुड़वाने में इसने पूरी हेल्प की है और उसके सिवा इनकी सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं है। और ये वो किसी को नहीं बताना चाहते थे। तभी बोलती है कि क्लाउस ऐसा क्यों समझता है कि तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। और ये कहने के बाद बोलता है कि हाँ क्लाउस को समझने दो, इसको समझने दो, क्योंकि अगर क्लाउस को पता चल गया कि इसने मुझे हेल्प की है साइड बॉन्ड तोड़वाने में और अब हम मिलके फ्यूचर में जितने भी हाइब्रिड है उनकी भी हम साइड बोर्ड तुड़वा के उन्हें फ्री हाइब्रिड बनाएंगे। अगर ये बात क्लाउस को पता चल गई तो हम सबको मार डालेगा और उसको छुपाने के लिए हमने पूरी प्लान बना के रखा हुआ है और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन को भी बात समझ आ जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जेरेमी को जो बैठा हुआ था बेंच के ऊपर जो मिस्टिक ड्रिल्स के पास में था और अपना जो बैंड था जिससे वो विवेन
वाला था उसको निकाल के साइड रखता है और सोचता है कि इसका मैं अब क्या करूं। तभी हम देखते हैं वहां पर मैट आता है और वहां पर उसके साथ अप्रैल भी थी और अप्रैल की पूरी मेमोरी रेज कर दी गई थी। और उसके बाद वहां पर आके बोलती है कि मैंने पता किया जो डैड का था वो गैस लीक से हुआ था और कल उसने बहुत इंजॉय किया तुम सबके साथ और आज वो कॉफी पीने जाना चाहती थी, बट ऐसा हो नहीं सकता, मिस्टर ग्रिल्स पता नहीं क्यों बंद है और उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वो उसके साथ बात करने लगती है और बोलती है अब मैं घर चलती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जेरेमी अपना ब्रेसलेट गिरा देता है और कहता है शायद ये तुम्हारा है अप्रैल। और ये देखने के बाद अप्रैल बोलती है नहीं शायद मेरा नहीं है। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलते तुम अपना हाथ दो, मैं पहना के दिखाता हूँ। तभी हम देखते हैं उसके हाथ पे वो रिवेन वाला ब्रेसलेट पहनाता है जिससे कि फ्यूचर में उसे कोई हिप्नोटाइज ना कर सके। और ये देखने के बाद बोलती है हाँ सही है बट मेरा नहीं है। और तभी मैट बोलता है नहीं नहीं तुम्हारा ही है और तुम पे अच्छा लग रहा है। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अप्रैल वहां से चली जाती है और मैट बोलता है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। तभी बोलता है कि अप्रैल को फ्यूचर के लिए बचा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं मैट के साथ वो जाने लगता है जेरेमी और उसको अपने हाथ पे वही टैटू दिखने लगता है जो उसे हंटर के हाथ में दिख रहा था। और ये देख के एकदम डर जाता है और मैट बोलते है क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो बोलता है मैट को नहीं कुछ नहीं हुआ सब सही है। और वो देखते देखते एकदम हैरान हो जाता है वो टैटू देखकर। अब हम देखते हैं स्टेफन और डेमन दोनों भाई एक ही रूम में थे और स्टेफन बोलता है कि शायद हमें एलिना को बता देना चाहिए कि हमने क्या सीक्रेट रखा हुआ है। और तभी डेमन बोलता है हाँ वो सीक्रेट ना जो उस हंटर के साथ मर चुका है। एलिना हमारे पास एक क्योर था जिससे हम तुम्हें सही कर सकते थे बट वो क्योर अब है ही नहीं, ये बोले हम उसे। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि ऐसा कुछ बताने की उसको जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है कि कुछ ही देर में क्लाउड्स टाउन में आ जाएगा और उसके बाद पता नहीं हम उससे कैसे डील करेंगे। उसी मोमेंट पे डेमन बोलता है भाड़ में जाने दो उनको, हमें तो सिर्फ अपनी एलिना की चिंता करनी चाहिए और अपनी चिंता करनी चाहिए। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं डेमन पूछता है कि तुम उसे इंसान बनाना ही क्यों चाहते हो। और ये कहने के बाद बोलता है स्टेफन कि मैं उसको गिल्टी फील नहीं करवाना चाहता जो आज कर रही थी वो। उसी मोमेंट पे डेमन बोलता है शायद तुम गिल्टी फील नहीं करवाना चाहते या फिर तुम उसे तब प्यार करते थे जब वो ह्यूमन थी और तुम उससे प्यार नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एक वैम्पायर बन चुकी है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि मैं उसको सिर्फ प्यार करता हूँ। और इसी मोमेंट पे देखते हैं कि डेमन बोलता है कि हाँ तो कैसी भी हो, ह्यूमन हो या कुछ भी हो, तुम्हारे साथ है वो खुश है तो मैं भी उस चीज से खुश हूँ। और ये होने के बाद दोनों भाई एक तरह से एग्री करते हैं कि वो एलिना को बचाने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में भी। और वहीं पर स्टेफन बोलता है कि और भी चांस हो सकते हैं क्योंकि वो 5 ब्रदरहुड था ना, 5 में से 1 मरा है, बाकी 4 तो अभी भी जिंदा होंगे और अभी भी चांस है कि हम ढूंढ सके उस क्योर को। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है हाँ ढूंढते रहो, कौन सा क्योर ढूंढना है तुम्हें, मुझे नहीं पता कि वो रियल में है भी क्या नहीं। तभी हम देखते हैं एलिना अपने घर पे नहाने लग रही थी और उसकी पूरी बॉडी पे ब्लड लगा हुआ था और वो ब्लड उतारने लग रही थी। उसी मोमेंट पे अपनी डायरी के बारे में बताती है कि डियर डायरी, आज मैंने पहली बार कंट्रोल खो दिया और किसी की जान ले ली और उसके बाद बहुत ज्यादा गिल्टी और बुरा फील कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुका था और उसके बाद वो अपनी डायरी लिखने लगती है जाके। और तभी उसको लगता है कि खून के ड्रॉप्स उसके हाथ पे गिरते हैं और वो उसको फॉलो करते हुए जाती है तो जमीन पे खून के बहुत सारे पैचेस पड़े थे और वो उसको फॉलो करते हुए जाती है अपनी बाथरूम के अंदर और वहां पर पूरा बाथरूम में ब्लड ही ब्लड था और शीशे पे लिखा हुआ था किलर। और किलर देखकर हम देखते हैं कि एलिना एकदम डर जाती है और जाने लगती है और वहां पर ब्लड पे फिसल के जमीन पे गिरती है। और जैसे ही वो देखती है तो वहां पर कोई भी मार्क नहीं था और कोई भी ब्लड का निशान नहीं था, जैसे कि वो किसी तरह का इल्यूशन देख रही हो। और ये देख के एकदम वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और यहीं पर एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई, एलिना का ब्रेक डाउन हुआ और वहां पर उसको तलवार मिल चुकी है क्लाउस को, तो अब पता नहीं वो क्या करेगा। अब हेली किस किस को हेल्प करेगी वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और अब हम जानेंगे कि टाइलर और कैरोलाइन एक साथ होंगे क्या नहीं। वहीं पर हम देखेंगे अप्रैल को सारी बातें तो नहीं पता चल जाती हैं क्योंकि उसके पास वो बैंड आ चुका है। वहीं पर हम देखेंगे अब जेरेमी बन चुका है एक वैम्पायर हंटर, तो वो अपनी बहन को तो नहीं मार देगा सबसे पहले। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घर पे रहें, अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों को ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।